डियर स्टूडेंट्स, आज आपको स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड लोकतंत्र का घर अर्थात स्विट्ज़रलैंड जो है वो लोकतंत्र का घर कहलाता है। लोकतंत्र की सर्वप्रमुख परिभाषा के अनुसार इसे जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। मूलतः इसका आशय यह है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी जनता के द्वारा अगर शासन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया जाता है तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तथा प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों तथा भारत के बज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। लेकिन कालांतर में राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने और बड़े आकार वाले राज्यों की स्थापना होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यावहारिक पाया गया और इसके स्थान पर विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपना लिया गया। लेकिन वर्तमान समय में भी यानी कि आज के युग में भी यानी वर्तमान समय में भी स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन प्रचलित है। स्विट्ज़रलैंड के अन्य कैंटनों और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उपादेयता को स्वीकार करते हुए इन कैंटनों और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों लोक निर्णय और आरंभक को भी अपनाया गया है। कुछ कैंटनों में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। इनमें से भी कुछ कैंटनों में केवल कैंटनों के चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य है और कुछ में केवल संघीय चुनावों में अनिवार्य है। कुछ कैंटनों में मतदान न करने वाले व्यक्तियों को सामान्य जुर्माना देना होता है, जबकि कुछ अन्य कैंटनों में जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। जिन कैंटनों में संघीय विषयों पर अनिवार्य मतदान और मतदान न करने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है वे हैं सोहोफासन, सेंट गॉल, आरगाउ तथा थरगाउ। वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड मतदान की व्यवस्था भी केवल स्विट्ज़रलैंड में ही है। अनिवार्य मतदान की व्यवस्था भी क्या है? स्विट्ज़रलैंड में ही है और यह स्विस व्यवस्था की लोकतंत्रात्मकता का एक और प्रतीक है। ब्राइस के शब्दों में विश्व के आधुनिक लोकतंत्रों में जो कि वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आता है स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज 20वीं सदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सामान्यतः अतीत की शासन व्यवस्था माना जाता है, किंतु स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन जिसका नाम क्या है? ग्लेरास और 4 अर्ध कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी प्रचलित है। और वो 4 अर्ध कैंटन कौन कौन से हैं? वो हैं ओबाल्डेन, निडबाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। पूर्ण कैंटन कौन सा है? ग्लेरास। और 4 अर्ध कैंटन कौन कौन से हैं? ओबाल्डेन, निडबाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल। इसको अपन को याद रखना है। इसके बाद आता है स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कौन कौन से उपकरणों को अपनाया गया है। तो स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन से हैं? लोक निर्णय और आरंभ। अन्य स्विस कैंटनों और संघीय क्षेत्र में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसकी अव्यावहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया है, किंतु स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रशंसक और भक्त हैं तथा उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों यानी लोक निर्णय और आरंभक को अपनाकर शब्दों में ही नहीं लेकिन भावना में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया गया है। इन पद्धतियों के कारण वास्तविक और अंतिम रूप में विधि निर्माण की शक्ति की अधिकारिणी समस्त स्विस जनता को प्राप्त हो गई है। यानी विधि निर्माण की समस्त शक्ति किसको प्राप्त हो गई है? जनता को प्राप्त हो गई है।
सिगफ्रीड इस संबंध में लिखते हैं कि जहां लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियां सौंपते समय स्विस जनता उन्हें त्याग नहीं देती, वह निर्णय के द्वारा अंतिम शब्द और आरंभिक की प्रक्रिया द्वारा शायद प्रथम शब्द कहने का अधिकार सदैव अपने पास ही रखती है। अब आता है जो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं, लोक निर्णय और आरंभक, इनसे क्या तात्पर्य है। अब आता है, सब सर्वप्रथम आता है लोक निर्णय या जनमत संग्रह। लोक निर्णय को जनमत संग्रह भी कहा जाता है। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार शक्ति किसको होनी चाहिए? जनता को होनी चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करे। यानी कि कोई भी विधेयक हुआ, मान लो विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन वो कानून का रूप तभी धारण करेगा जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करे। यानी अगर जनता द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी तो विधेयक क्या है? कानून का रूप धारण कर लेगा। इसलिए जनता की स्वीकृति बहुत ही अनिवार्य है। अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। यही नहीं है, अगर जनता ने उसे अस्वीकृत कर दिया है तो उसे रद्द ही समझा जाएगा। लोक निर्णय के भी दो रूप हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ अनिवार्य लोक निर्णय। यानी उसमें क्या है? सभी विधेयकों को क्या है? लोक निर्णय आवश्यक है और जनता की सहमति या स्वीकृति के लिए उसे जनता के समक्ष रखा जाएगा। और ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे, तभी यह वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐच्छिक में क्या होता है? ऐच्छिक में क्या होता है? जनता की क्या एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करेगी, जनता करेगी अगर लोक निर्णय की मांग, तो भी वह उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग न की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के भी स्वीकृत समझा जाता है। तो ये हुआ लोक निर्णय या जनमत संग्रह। अब दूसरा आता है आरंभक। लोक निर्णय जनता को कानूनों के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और उसे इस संबंध में सकारात्मक शक्ति आरंभक के द्वारा ही प्रदान की जाती है। यानी लोक निर्णय के द्वारा तो क्या निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है जनता को, और आरंभक जो है सकारात्मक शक्ति प्रदान की जाती है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे, यानी जनता खुद ही विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी, विधेयक को तैयार करेगी, अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से ये मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभक भी दो प्रकार के होते हैं, सविन्यासित आरंभक और अविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। और अविन्यासित आरंभक के जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है, यानी मोटी मोटी रूपरेखा रख देती है किसी विधेयक के बारे में। यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है तो उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है, और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिए जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार
आज आपको स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड लोकतंत्र का घर कैसे है, स्विट्ज़रलैंड लोकतंत्र के उपकरण, लोक निर्णय और आरंभक कौन कौन से हैं, लोक निर्णय और आरंभक कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। थैंक यू।